फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन का यह 5वां लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जिस टॉपिक को कवर किया था वो था कि किस प्रकार से फिल्ट्रेशन का वर्क जो है वह किडनी में कंडक्ट होता है, मतलब नेफ्रॉन में कंडक्ट होता है। और इसको हम लोगों ने जो टर्म दिया था वो टर्म था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो जब प्रेशर वेसर की बातें तो हो गई थी, कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में भी हमें चीजों को समझना होता है, और ब्लड किस तरह से इसमें फ्लो करता है, क्या उसका मतलब तरीका है, इन सब चीजों पर हम लोग देख रहे हैं। तो अभी इस प्रक्रिया में हम लोग देख रहे हैं ग्रो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं क्या कि इस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी जो है वो नॉर्मल जो कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज की परमिएबिलिटी होती है, जो कि ग्लोमेरुलस है क्या, ग्लोमेरुलस जो है वो एक्चुअली आर्टेरियल कैपिलरीज ही है। हम इसको क्या कहते हैं, आर्टेरियल कैपिलरीज, कैपिलरी। तो नॉर्मल जो ब्लड कैपिलरी होता है उसकी तुलना में लगभग 100 से 500 गुना ज्यादा परमिएबिलिटी इस मेम्ब्रेन की होती है। तो हम लोग इस चीज को लिखते भी हैं कि इट्स परमिएबिलिटी इज अबाउट 100 to 200 times, 100 to 500 times higher than the normal blood capillaries। नॉर्मल ब्लड कैपिलरीज की तुलना में 100 से 500 गुना ज्यादा परमिएबिलिटी यह ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन की होती है। ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन भी एक आर्टेरियल कैपिलरी का ही मेम्ब्रेन है। इसका भी जो लाइनिंग होता है वो इंडोथेलियल लाइनिंग ही होता है। तो अब जब इतना इंटरेस्टिंग ये बात आ गई है तो उसको देखने की जरूरत है, थोड़ा इसको डिटेल करने की भी जरूरत है। अब जो ये ब्लड है इस कैपिलरीज में, हम एक डायग्राम, ऐसे एक रफ डायग्राम, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं, तो आप अगर उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे तो ये सब कुछ याद आ जाएगा। ये बोमेंस कैप्सूल है, और ये जो है ना इसका कैपिलरीज है। ठीक है, डायग्राम्स की मदद जितनी ली जाए विषय वस्तु उतनी ही अच्छे से समझ में आती है। देखिए, जो संभव है जितना डायग्राम को हम लोग ऐसे करते हैं। ये कैपिलरीज हो गया। अब इधर से ब्लड आ रहा है, एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, ए ए, एफरेंट इफरेंट आर्टेरियोल, ई ए, और ये हो गया हमारा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो है वो आर्टेरियल कैपिलरीज, लेकिन क्या क्या इसका है कि ये 500 से 100 से 500 गुना ज्यादा परमेबिलिटी इस कैपिलरीज की है। तो दिस इज वेरी यूनिक स्टेटमेंट। अब यहां आगे जो बात आती है कि ब्लड ब्लड कहाँ फ्लो हो रहा है, तो ब्लड तो यहाँ फ्लो हो रहा है, इस ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो हो रहा है। और ब्लड फ्लो होकर जो चीज छन के जा रहा है अंदर, वो तो यहां से ऐसे जा रहा है, जैसे बोमेंस कैप्सूल में पहुंचता है। उन सभी को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसका नाम हो जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में जीएफ। तो ये, अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या क्या है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। तो अगर हम देखें इन दोनों के बीच का स्ट्रक्चर, कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो इन दोनों को सेपरेट करता है, हम लोग पॉइंट पर देते भी हैं कि द ब्लड
एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर सेपरेटेड, किसके द्वारा सेपरेट हो रहा है? सेपरेटेड बाय टू सेलुलर लेयर्स। दो तरह के सेलुलर लेयर्स हैं जिनकी मदद से ये दोनों सेपरेट होते हैं। डायग्राम को डिटेल भी करेंगे। पहला जो लेयर है उसे हम लोग बोल रहे हैं द कैपिलरी इंडोथेलियम। कैपिलरी इंडोथेलियम, ठीक है। और जो दूसरा लेयर है इसका, सेकेंड लेयर, वह है द स्पेसिफिक पॉइंट टू बी नोटेड epithelial cells ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल्स के कुछ स्पेसिफिक एपिथेलियल सेल्स है। यहां से सवाल उठता है कि स्पेसिफिक एपिथेलियल सेल्स इनका क्या प्रॉपर्टी होता है। अब इसको एक हम डायग्राम की मदद से देखने की चेष्टा कर रहे हैं। आप सब लोग इसको डायग्राम मेरे साथ जरूर बनाएं। जितना आप डायग्राम बनाएंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्पष्ट होता चला जाएगा। देखिए, इसी तरह से 1 2 3 4 करके ये सभी सेल्स होते हैं। ठीक है, अब इन सेल्स में न्यूक्लियस भी डाल देते हैं। ये भी न्यूक्लियस है और यहाँ पे न्यूक्लियस है। ये सभी न्यूक्लियस हैं इसके। उसको एन लिख देते हैं। एन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियस। अब आप देखें कि इसका लेवलिंग कैसे होता है। अच्छा, एक सेल्स को हम लोग छोड़ नहीं सकते, उसको भी हम लोग को साथ लिखना पड़ेगा। बड़ा स्पेसिफिक सेल है और वो एकदम ऐसे ग्लियल सेल्स होता है ये। अब इसका लेवलिंग करते हैं। ये जो है इसे कहा जाता है मिजन ग्लियल सेल्स। मिजन ग्लिया या ग्लियल सेल, ये इसका नाम हो गया। ये जो सेल है इसे कहा जाता है पोडोसाइट। ये जो लेयर है इस लेयर को कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये जो नीचे का सेल है उसे कहा जा रहा है इंडोथेलियल सेल। ठीक है, ये इंडोथेलियल सेल जो है, तो इंडोथेलियल सेल के अंदर नीचे में क्या मौजूद रहेगा? तो अगर हम इसको दिखाने के थोड़ा सा रंग से दिखाएं तो यहाँ पर ब्लड है। यहाँ पर क्या है? ये ब्लड है, ठीक है ना। मतलब इंडोथेलियल सेल किसका अंदर का लाइनिंग है? ब्लड वेसल्स का। इसलिए इसको हम थोड़ा ऐसे बढ़िया से रंगीन कर दे रहे हैं ताकि आप डायग्राम से समझेंगे इस पे। ये देखिए, ये जो हो गया ना, अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हो गया ब्लड कैपिलरीज का। ठीक है, अब आप गौर करें कि ये जो इंडोथेलियल सेल है आपस में सटे हुए नहीं है, जबकि नॉर्मल कैपिलरीज में क्या होता है? इंडोथेलियल सेल्स लगभग लगभग सटे ही हुए रहते हैं। हम लोग कहते हैं लगभग लगभग सटे ही रहते हैं, ऐसे रहते हैं। बट यहाँ क्या है? ये जगह, हम्म ये जो जगह है इसको हम लोग बोल देंगे कि ये पोर है एक प्रकार से। एक हो गया। दूसरा है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस है। ये जो सेल है पोडोसाइट बड़ा यूनिक है। ये इसका फुट कहलाता है और ये इसका एपिकल कहलाता है। मतलब ऊपर का हिस्सा और फुट का हिस्सा। और ये जो है आपस में एक जालीदार स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है। आप देखें इस स्ट्रक्चर को मैं कैसे बना रहा हूं। देखिए, ये जाली होता है। इस जाली को कहते हैं स्लिट डायफ्राम।
स्लिट स्लिट डायफ्राम, ये स्लिट डायफ्राम। और जब ब्लड से सॉल्यूट या सॉल्वेंट मूव करता है तो इसी से आर पार होता है, ठीक है। और ये डायफ्राम इस तरह से होता है कि इधर से तो ये ऊपर चला जाएगा, इधर नहीं आएगा। अब ये जो पोडोसाइट का स्ट्रक्चर है, ये पोडोसाइट का स्ट्रक्चर कहाँ का स्ट्रक्चर है? ये है बोमेन्स कैप्सूल। ये जो एंडोथेलियल का स्ट्रक्चर ये कहाँ है? ग्लोमेरुलस का। और दोनों के बीच में क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार से ये जो है ना आराम से पास होने देता है, इसलिए इसकी परमेबिलिटी कितनी गुनी ज्यादा होती है? लगभग 100 से 500 गुना ज्यादा परमेबिलिटी होती है। ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा है, ये स्ट्रक्चर क्या है? ये जो ट्रांसफर हो रहा है मटेरियल यहाँ से, इसी जगह का स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर बड़ा करके आपको दिखाया है। ये स्ट्रक्चर तो बड़ा ही यूनिक स्ट्रक्चर दिखा, और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि द कैपिलरी इंडोथेलियम, द कैपिलरी इंडोथेलियम ऑफ किसका? ग्लोमेरुलस इज फेनेस्ट्रेटेड। फेनेस्ट्रेटेड का मतलब हो गया कि जालीदार है, बीच में गैप है। और जो गैप है जिसे हम लोग पोर कहते हैं, उस पोर का साइज भी देखें तो लगभग 70 से 80, 70 से 90 नैनोमीटर है ये छेद जो है इन डायमीटर, गोलाकार में। ये 70 से 90। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो गैप है, ये लगभग 70 टू 19 नैनोमीटर का ये छेद है यहाँ पर, जिसके कारण इसको बोल रहे हैं फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम। एक बात हो गई। दूसरा क्या होता है कि जो एंडोथेलियम है उसके चारों तरफ क्या रहता है? जैसे तो हमें 10 से शुरू करना चाहिए। द बेसमेंट मेम्ब्रेन, द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंड्स, किसको सराउंड किया रहता है? सराउंड्स द एपिथेलियम, मतलब एंडोथेलियम, नॉट एपिथेलियम, एंडोथेलियम। किसका एंडोथेलियम? जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का, तो उसको वो घेरे रखता है। हम देख रहे हैं ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये इसको इस स्ट्रक्चर को कवर किए हुए। और उसके बाद क्या होता है कि इसके साथ क्या मिलता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ एंडोथेलियम along with पोडोसाइट्स। ये पोडोसाइट्स जो है वो क्या है? स्पेशलाइज्ड सेल्स, खास तरह के सेल्स हैं जो काम करते हैं। क्या काम होता है फंक्शंस ऑफ पोडोसाइट? मतलब क्या काम होता है इसका? फंक्शंस ऑफ पोडोसाइट। अगर पोडोसाइट्स के काम की बात करें तो पहला है कि ये ब्लड से प्रोटीन को अंदर जाने नहीं देता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? फिल्ट्रेशन स्लिट, जिसे हम लोग बोलते हैं स्लिट डायफ्राम। तो मान लो कि अगर यहां से हीमोग्लोबिन चाहे कि हम चल जाएं यहां पर, ये होने नहीं देगा, तुरंत रोक देगा, जाओ वापस वापस, इधर कहाँ इधर कहाँ। बहुत जरूरी नहीं तो पता चला कि यूरिन से हीमोग्लोबिन ही निकलना शुरू हो गया। तो पहला काम है कि ये रोकता है। किसको रोकता है? प्रिवेंट्स द ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कौन कौन सा ये है एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, फाइब्रिनोजेंस, ये सभी ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन है। एंड ब्लड सेल्स, तो सीधे तो नहीं निकल जा सकता है। तो ये ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स को और ब्लड जो सेल्स हैं लाइक आरबीसी,
WBCs, थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स, इन सब के को रोकना है कि भाई ऐसा नहीं कि पता चला कि यूरिन से ये बाहर आने लगे। अगर वो यूरिन से बाहर आते हैं इसका मतलब है किडनी फेल हो रहा है। तो प्रिवेंट द ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्रिवेंट्स फ्रॉम इंटरिंग कहाँ, इनटू द बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल जो है डबल एन नहीं होता है, एक ही एन होता है। बोमेंस कैप्सूल में ना इंटर करे वो, इसके लिए ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। फ्रॉम एंटरिंग इनटू द बोमेंस कैप्सूल, हाँ, थ्रू थ्रू नहीं देते हैं, बाय अ बैरियर। और उस बैरियर का नाम क्या है? उस बैरियर का नाम है स्लिट डायफ्राम। ठीक है, उसको दूसरे शब्दों में लोग बोलते हैं छन्ना, फिल्ट्रेशन स्लिट। ये जो फिल्ट्रेशन स्लिट है ना, ये जाने नहीं देता है। अगर यहाँ से ये आरबीसी के अंदर में है, आरबीसी चाहे कि हम चले जाएं, या इस तरह के जो बड़े प्रोटीन है ग्लोबुलिन्स, वो चाहे कि हम यूरिन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करें, दे आर नॉट परमिटेड, उनको परमिट नहीं करता है। एक ये हो गया। ये जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स होते हैं, ये पोडोसाइट के फूड प्रोसेसेस में बनते हैं। तो फिल्ट्रेशन स्लिट्स जो हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट्स आर फाउंड between the food processes of podocytes. सो पोडोसाइट्स के फूड प्रोसेसेस में ये जालीदार लगे होते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देखे थे, ये ये इस तरह का जो यहाँ पर स्लिट डायफ्राम है, मैं थोड़ा इसको नयापन में ले आऊं। ठीक है ना, ये ऐसे जाल रहता है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें कई प्रकार के प्रोटीन मिलते हैं। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर जो है इसमें कई प्रकार के प्रोटीन होते हैं, तो इसलिए इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसे कहा जाता है स्लिट डायफ्राम कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स जो है वो कई प्रकार के प्रोटीन से बना रहता है, जिसमें जो मुख्य प्रोटीन है वो इन्हीं के नाम से है, नेफ्रिन, नेफ्रिन प्रोटीन। इसके अलावा पोडोसिन प्रोटीन, या फिर नेफा प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो यहाँ पर होते हैं और वही ये जाल बनाते हैं। ये जाल आप देख रहे हैं, मुख्य रूप से ये जाल जो होते हैं वो तो नेफ्रिन प्रोटीन्स ही बनाता है, लेकिन सपोर्टिंग में पोडोसिन और नेफा प्रोटीन्स भी रहता है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन्स रहते हैं ये इनके जंक्शंस पर रहते हैं, मतलब गैप जंक्शंस या फिर टाइट जंक्शन या एडेरिन जंक्शंस, इस तरह के जंक्शंस पर लोकेट करते हैं। एक बढ़िया बड़ा डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। वी ऑल नो कि ये जो स्ट्रक्चर है वो बोमेंस कैप्सूल का है। हम्म, और ये जो स्ट्रक्चर है वी ऑल नो कि ये ग्लोमेरुलस का है। ठीक है, बार बार उतना गहराई से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखें आप, यहां से इसमें इंटर कर गया वाटर, यहां से इसमें इंटर कर गया ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, अन्य, यहां से इंटर कर गया अमाइनो एसिड्स, यहां से इंटर कर गया फैटी एसिड्स। ठीक है, बोनस कैप्सूल में
इसके अलावा इंटर कर गया सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन एक्सेट्रा, जो आयन्स हैं वो भी इंटर कर गया। साथ में इंटर कर गया यूरिया, और भी लाइक क्रिएटिनिन, इस तरह के जो मटेरियल्स हैं वो भी इंटर कर गए। लाइक कुछ मेडिसिन अगर ले रहे हैं तो मेडिसिनल मेडिसिनल रेसिड्यूज मेडिसिनल रेसिड्यूज भी है, वो यहाँ पर दिख रहा है। ये सभी जो यहाँ से इस ब्लड से छन के कहाँ पहुंच रहा है, बोमेंस कैप्सूल में। इन सबको मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। इसमें अगर हम गौर करें तो हमको थोड़ा चकित करने वाला विषय रहता है कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज तो एसेंशियल है बॉडी के लिए, अमाइनो एसिड भी एसेंशियल है बॉडी के लिए, फैटी एसिड भी है, सोडियम आयन भी है, सब तो एसेंशियल है बॉडी के लिए। तो ये सब क्यों निकल आता है, तभी ना फिर रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है। लेकिन वहीं पर अगर यहाँ देखें इस ब्लड में, तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स, क्या इसको ये अलाउ करेगा? बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा यार, नॉट अलाउड। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, नॉट अलाउड। ये सभी जो हैं बिल्कुल अलाउ नहीं किए जा रहे हैं। अगर ये अलाउ हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, इसका मतलब है कि किडनी खराब हो चुका है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन टू अंडरस्टैंड। अब है ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, चुपके से मेम्ब्रेन था ये। बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इस पर एपिथेलियल टिश्यूज आराम करता है। मतलब हर एक एपिथेलियम के बाद जो है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। इसको सभी विद्यार्थी को लिखना चाहिए कि एपिथेलियल टिश्यूज के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है, ठीक है। तो इसके जो कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन में एक बड़ा यूनिक कंपोजिशन है, नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज्ड प्रोटियोग्लाइकान्स, ठीक है ना। ये जो नेगेटिव ये चार्जेस हैं, ये क्या, इसका फायदा क्या होता है? तो दे रिपल्स, किसको रिपल्स करते हैं? नेगेटिव चार्ज्ड प्लाज्मा प्रोटीन्स। सो आप देखें कि कैसे, एक तो ये प्लाज्मा प्रोटीन इंटर नहीं कर सकते हैं, दूसरा क्या है कि इस बेसमेंट मेम्ब्रेन ने भी अपना काम काम करके रखा है। इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो भी कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। ये जैसे ही इधर पास करने की कोशिश करता है तुरंत उसको धक्का देता है, वापस जाओ। क्योंकि सेम चार्ज जो होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं, एक दूसरे को धक्का मार के अलग करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से फिल्ट्रेशन हुआ है। अब फिल्ट्रेशन का कोई रेट वेट भी होगा? बोलते हैं बिल्कुल। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर, ये 125 ml पर मिनट होता है। मतलब 1 मिनट में जो जितना भी हमारा किडनी में जितने नेफ्रॉन्स हैं वो 125 ml पर मिनट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करता है। अगर हम 24 घंटे की बात ले लें तो इट इज अबाउट 180 लीटर्स पर डे। अब आप तो बोलेंगे कि सर इतना तो हमारे बॉडी में है भी नहीं। हाँ, तो ये साइकिल में चलते रहता है, इसीलिए 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर रीएब्सॉर्ब्ड। आप ये ना समझे कि इतना सारा जो फिल्ट्रेट है सब, तो इसका मतलब है कि देयरफॉर ओनली 1% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज एक्सक्रीटेड, सिर्फ एक्सक्रीटेड होता है। और 1% कितना होगा 180 लीटर का, 1.8 लीटर। तो लगभग 1.5 लीटर के एवरेज में हम मान लें तो इतना यूरिन हम लोग अगर हेल्दी रूप से पानी पी रहे हैं, नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, तो
1.5 लीटर के अप्रॉक्स में हम लोग पर डे जो है यूरिन को एक्सक्रीट करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा टू रिमेम्बर। अब इसके बाद जो होता है वो होता है कि ब्लड का जो फ्लो है दोनों किडनी में वो पर मिनट कितना होता है। तो ब्लड फ्लो इन बोथ किडनीज, दोनों किडनीज को मिला के हम देखें अगर पर मिनट, ये जो डेटा है ये है 650 ml प्रति मिनट में हमारा ब्लड जो है वो किडनी के माध्यम से साफ किया जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और इस 650 ml में कितना ml जो है वह फिल्ट्रेट हो जाता है, तो वो होता है 125 ml। अभी जस्ट हम लोग देखें कितना ml, 125 ml पर मिनट जो है वो चला जाता है। तो वो किस में से चला जाता है, वो इसी 650 ml में चला जाता है। इसका मतलब है कि जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है इसका, मतलब फिल्ट्रेशन का हिस्सा जो है, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, वो टुकड़ा जो कि नेफ्रॉन के अंदर इंटर करेगा, वो 125 ml बाय 650 ml इंटू 100, मतलब परसेंट कर लें, परसेंट फ्रैक्शन, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, एंड दैट इज अबाउट 19%। जो प्रत्येक मिनट जो ब्लड इंटर करता है किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए, उसका 19% जो है वो बोमेंस कैप्सूल में चला जाता है। बाकी जो 81% है वापस ब्लड के माध्यम से वो शरीर को वापस मिल जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसको अभी आप लोगों ने गैदर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन।